हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद मैं आपका लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ आज। कुछ पार्ट छूट गया था आपका वेव एंड ऑप्टिक्स कोर कोर्स 4 में। ये सेमेस्टर 2 का लेक्चर है, लेक्चर 15 होगा आज। हालांकि कुछ जो हमने फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का पार्ट किया था उसमें भी दो क्वेश्चन छूटा हुआ है। प्रोबेबली एक रिजॉल्विंग पावर का और एक सर्कुलर एपर्चर वाला पोर्शन छूटा हुआ है। बट हम पहले फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन कर लेते हैं, फिर जो छूटा हुआ पार्ट उस पर हम जाएंगे। तो फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन को हमने दो पार्ट में रखा है। फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन कंप्लीट जो सेक्शन होगा उसको हम दो लेक्चर में करेंगे, और फर्स्ट पार्ट आज करेंगे और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको सिलेबस बता दें कि फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन में आपका बेसिकली जो है फ्रेनेल्स एजम्पशन है, फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। मतलब ये फर्स्ट पार्ट में हमने रखा है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, बेसिकली आपको हाफ पीरियड जोन्स के बारे में डिस्कस करना है। हाफ पीरियड जोन्स क्या है और प्लेन वेव के रेफरेंस में डिस्कस करना है, और उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके दिखाना है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए रेक्टिलिनियर पाथ। ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हम क्या दिखाएंगे, जोन प्लेट को दिखाएंगे। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जोन प्लेट, जो सेकेंड लेक्चर होगा इसका 15th आज है, 16th जो होगा उसमें हम जोन प्लेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जोन प्लेट के बारे में क्या है, पहले जोन प्लेट क्या है, जोन प्लेट एज ए कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है उसको दिखाना है, फिर जोन प्लेट का मल्टीपल फोकस होता है वो भी बताना है। उसके बाद कंपेयर करना है जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस हो गया फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन वाले चैप्टर का। ये सबसे अब लास्ट चैप्टर है आपका वेव एंड ऑप्टिक्स का, जो पार्ट छूटा हुआ था। तो ये कंप्लीट हो जाएगा दो लेक्चर में, और हम फिर जो पार्ट छूटा हुआ है उस पार्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेनेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ वेव थ्योरी से। तो फ्रेनेल्स ने जो मॉडिफाई किया था वेव थ्योरी, उसको जानने के पहले थोड़ा सा हम ब्रीफली आपको रिवाइज करवा दें हाइजेंस वेव थ्योरी जो था। ठीक है, तो हाइजेंस वेव थ्योरी को ब्रीफली करेंगे। आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, 12th में भी आपका हाइजेंस वेव थ्योरी पढ़ना था, तो हम ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। तो हाइजेंस वेव थ्योरी का पहला कंसेप्ट जो था वो था कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट में हाइजेंस ने क्या कहा, उसने कहा कि किसी पर्टिकुलर टाइम में जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स, उनका जो लोकस होगा वही आपको वेव फ्रंट देगा। क्या काम है, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो सेम फेज में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उनका जो लोकस होगा वो आपको वेव फ्रंट देगा। तो क्या लिख, वही चीज मैंने लिख दिया। वेव फ्रंट क्या है, लोकस ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इन द मीडियम एट एनी टाइम। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे। सेकंड पॉइंट उसने कहा था हाउ इज वेव फ्रंट प्रोपगेट्स, मतलब प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट के बारे में हाइजेंस ने बताया कि प्रोपगेशन वेव फ्रंट का कैसे होता है। उसके बारे में उसने कहा कि जितने वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट है, वेव किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स होता है। ठीक है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स होता है, और ये वेलोसिटी ऑफ वेव से ट्रेवल करता है। तो इनका जो सेकेंडरी वेवलेट्स का इन्वेलप होगा किसी पोजीशन पे, वही नया वेव फ्रंट देगा। ठीक है, इसको लिखते हैं हम, वही मैंने लिखा कि ऑल पॉइंट्स इन अ वेव फ्रंट acts as a source of secondary wavelets and travel with velocity of wave. The envelopes of secondary wavelets gives the position of new wavefront. ठीक है, थर्ड पॉइंट उसने क्या बताया, हाइजेंस ने रेज के बारे में कहा। ठीक है, उसको भी लिखते हैं। रेज के बारे में उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। रेज मतलब रेडियल डायरेक्शंस। उसने कहा कि जो रेज होंगे वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो फ्रेनेल्स ने रेज के बारे में कहा रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अब फ्रेनेल्स ने वेव के बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपगेशन के बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है, इसको बैकवर्ड स्कैटरिंग कहते हैं। तो और ये काम, सॉरी मैं फ्रेनेल्स कह रहा हूँ, हाइजेंस ने, सॉरी ये हाइजेंस की ने कहा कि हाइजेंस रेज के बारे में कहा कि रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, लेकिन हाइजेंस ने
वेव के बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपगेशन के बारे में कुछ नहीं कहा, इसको हम बैकवर्ड स्कैटरिंग कहते हैं। तो फ्रेनेल्स ने बताया कि इसमें कोई बैकवर्ड स्कैटरिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग फ्रेनेल्स वाले पे आते हैं, उसने क्या क्या मॉडिफाई किया। ऑब्लिक्विटी थियरी दिया, ऑब्लिक्विटी फैक्टर दिया, बैकवर्ड स्कैटरिंग दिया, बेबी करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फ्रेनेल्स ने पहला पॉइंट दिया कि वेव जो है कोई बैकवर्ड स्कैटरिंग नहीं होगा। हाइजेंस ने उसकी चर्चा ही नहीं की थी, इसने कहा नहीं बैकवर्ड स्कैटरिंग मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन नहीं होगा। तो और एक नया टर्म उन्होंने दिया ऑब्लिक्विटी फैक्टर। ऑब्लिक्विटी फैक्टर क्या होता है? वन, उसने डिफाइन किया 1 + cos थीटा एन, जहाँ थीटा एन क्या है? थीटा एन इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एन इंडिकेट करता है आपको nth हाफ पीरियड जोन्स को। हाफ पीरियड जोन्स अभी हम बताने वाले हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक टर्म लिखा इसमें कि डिफ्रैक्शन एंगल का cos + 1 को उसने टर्म नाम दिया ऑब्लिक्विटी फैक्टर। ये हम आगे हाफ पीरियड जोन्स में इसके बारे में एक्सप्लिसिट डिस्कस करेंगे कहाँ पे ये आएगा। और इसके बाद उन्होंने एक पॉइंट फ्रेंड्स ने और कहा कि डिफ्रैक्शन इज द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स का सुपरपोजिशन ही डिफ्रैक्शन कहलाता है आपका। ये भी हम हाफ पीरियड जोन्स अब स्टडी करने वाले हैं, उसमें डिटेल से इसके बारे में एलोबरेट करेंगे। ठीक है, तो हम हाफ पीरियड जोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हाफ पीरियड जोन्स आर बेसिकली सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको क्रिएट करने के लिए हमने क्या लिया? एक प्लेन वेव फ्रंट लिया। ये हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। और इससे परपेंडिकुलर लेते हुए एक पॉइंट लिया P, OP है, इस वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और OP का डिस्टेंस कितना है? B, OP = B। और O को P के रिस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे? पोल। O इज पोल रिस्पेक्ट टू P। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक लेंथ लेते हैं M1 से P की ओर, मिला लेते हैं इसको। हमने क्या किया कि M1P एक लाइन लिया जिसका कि लेंथ है B + λ/2। OP हमारा B था, M1 जो है उसका लेंथ है B + λ/2। O से वो R1 डिस्टेंस पे आ रहा है। अब हम P को सेंटर मानेंगे, B + λ/2 को रेडियस मानेंगे और P के अराउंड एक स्फीयर बनाएंगे। ठीक है, वो स्फीयर इस वेव फ्रंट को जो काटेगा वो इस M से होता हुआ एक सर्किल होगा ऐसे। ठीक है, क्या कहा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। P को सेंटर मानते हुए B + λ/2 लेंथ का रेडियस लिया और एक स्फीयर बनाया अराउंड P। वो इस वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट को जो काटेगा वो एक सर्किल होगा जिसका रेडियस R1 है, OM1। ये O यहाँ का वैल्यू, ये O इसका वैल्यू है, पॉइंट इस पॉइंट का नाम O है, ये M1 इस पॉइंट का नाम है, ये R1 है। तो जो स्फीयर है B + λ/2 रेडियस का और P सेंटर का, वो इस प्लेन को काटेगा एक सर्किल में जिसका रेडियस R1 है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक लाइन और लेते हैं जो B + λ/2, B + 2 λ/2, तो हम वो लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ये लाइन हमारा है B + 2 λ/2। सेम चीज़ करना है, इसको रेडियस मानेंगे, P को सेंटर मानेंगे, P के अराउंड एक स्फीयर बनाएंगे। तो वो जो पोर्शन काटेगा इस वेव फ्रंट में वो अगेन एक सर्किल होगा ऑफ रेडियस OM2, और OM2 का वैल्यू कितना रखेंगे? R2। तो इसके अराउंड एक रेडियस बन गया, रेडियस के कंसिडर करते हुए हमने एक सर्किल बना लिया। ठीक, सिमिलरली हम पढ़ते जाएंगे। B + 2 λ/2 का रेडियस लिया था, B + 3 λ/2 का रेडियस लेंगे, 4 का, 5 का, अप टू N। तो मैं आपको सीधा N का एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमने B + n λ का रेडियस लिया, P को सेंटर लिया, स्फीयर बनाया P के राउंड, जो प्लेन वेव फ्रंट को इस सर्किल पे काट रहा है, जो कि इसका रेडियस O से Mn है, OMn है, मतलब OMn को हमने Rn माना है। तो इसके बीच में ढेर सारे सर्किल्स आएंगे। ठीक है, तो उसको भी हम दिखा देते हैं डॉटेड लाइन से। ये हमने कर दिया। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? प्लेन वेव फ्रंट लिया, P पॉइंट लिया,
जो ओ से परपेंडिकुलर है, ओ पी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेव फ्रंट है, ओ पी का डिस्टेंस बी है, ठीक है। फिर हमने एक लाइन लिया बी प्लस लेमडा बाय 2 जिसको कि रेडियस मानते हुए पी के अराउंड एक स्फीयर बनाया जो प्लेन वेव फ्रंट को एक सर्किल में काटता है, इसका रेडियस r1 है। सेकेंड लाइन लिया बी प्लस 2 लेमडा बाय 2, उसको रेडियस मानते हुए स्फीयर बनाया, वो इस सर्किल को बनाएगा, काटेगा। सिमिलरली n का लिया b प्लस एन लैम्डा बाय 2 का एक रेडियस लेते हुए p को सेंटर मानते हुए स्फीयर बनाया p के अराउंड, तो हमारे पास प्लेन को काटेगा इस सर्किल पे, जिसका कि रेडियस होगा 0 से mn, o mn और o mn को हमने rn मान लिया है, ठीक है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इन जनरल कि हम क्या कर रहे हैं कि ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ रेडियाई b प्लस एन लैम्डा बाय 2 विथ p एज सेंटर n 1 2 3, n जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 है। तो देखिए n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, पहला वाला सर्किल लेगा हमारा b प्लस लैम्डा बाय 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये वाला सेकंड वाला सर्किल आएगा, ठीक है। जब n रखेंगे b प्लस एन लैम्डा बाय तो ये वाला हमारा सर्किल लास्ट सर्किल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि क्या हो रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ध्यान से देखिए ओ पी जो आपके पास है, ठीक है, और m1p है, इन दोनों के बीच कितना पार्ट डिफरेंस है, लैम्डा बाय 2 का। और अगर लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई का, है ना। दो कंसेक्यूटिव लाइन के बीच का पार्ट डिफरेंस यहाँ लैम्डा बाय 2 है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड थर्ड लाइन के बीच पार्ट डिफरेंस कितना है, बी लैम्डा बाय 2 और बी प्लस 2 लैम्डा बाय 2, यहाँ भी लैम्डा बाय 2 है। थर्ड एंड फोर्थ के बीच लैम्डा बाय 2, मतलब दो कंसेक्यूटिव इस लाइंस के बीच पार्ट डिफरेंस हमारा लैम्डा बाय 2 का है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ओ पी हमने लिखा था बी, तो लिख सकते हैं ओ एम वन हमारे पास है, ओ एम वन नहीं पी एम वन करते हैं, पी एम वन हमारे पास होगा बी प्लस लैम्डा बाय 2, हमारे पास क्या है, ओ पी बी हो गया, पी एम वन क्या हो जाएगा, बी प्लस लैम्डा बाय 2, पी एम टू बी प्लस 2 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, पी एम एन आपका बी प्लस एन लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। अब पार्ट डिफरेंस अगर आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच लैम्डा बाय 2 है, तो कैसे निकाल रहे हैं पार्ट डिफरेंस, m1p माइनस ओ पी, सीधा सीधी लैम्डा बाय 2 दिख ही रहा है, b प्लस लैम्डा बाय 2 माइनस बी लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस है। और पार्ट डिफरेंस तो यहाँ सीधा लिख रहे हैं, वही हमने दिखा दिया कि पार्ट डिफरेंस ओ एम वन ओ पी के बीच लैम्डा बाय 2 है, कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस पाई होगा, और पाई इज इक्वल टू टी बाय 2। ये पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच ये रिलेशन है, आपको याद होगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। यहाँ लैम्डा बाय 2 कर दीजिए, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, पाई आएगा। और पाई आपका टी बाय 2 के इक्विवेलेंट होता है। कैसे, आपको याद होगा कि आप जब साइनसॉइडल कर्व बनाते हैं ऐसे, ये कंप्लीट लैम्डा होता है या कंप्लीट टी होता है, ठीक है, और ये 0 है, पाई बाय 2 है, ये पाई है। साइन का अगर हम बना रहे हैं, कॉस का है, कॉस का होगा जब तो पाई बाय 2 पे 0 है, 0 पे सॉरी ये पाई बाय 2 नहीं, ये पाई है, यहाँ पाई बाय 2 है, साइन का है, साइन का ग्राफ ये 0 है, पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई फेज इज इक्वलेंट टू लैम्डा पार्ट एंड इक्वलेंट टू टी, ये टाइम पीरियड इसका है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन कितना हो गया, लैम्डा बाय 2, और आपका फेज कितना आएगा, ये पाई का, टाइम पीरियड के टर्म में क्या हो जाएगा, टी बाय 2 का, है ना। ये आप यहाँ से यहाँ 2 पाई है, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको किया है, वो आपको इतना तो पता ही होगा कि लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस आपका पाई हो रहा है। यहाँ से भी देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ लैम्डा बाय 2 है,
तो ये 0 से पाई है, ठीक है। ये पूरा लैम्डा है, 0 से 2 पाई है, पूरा टी है, तो यहाँ से यहाँ t/2 होगा, तो इक्वलेंट टू t/2 हो गया। इसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं पॉइंट्स, तो देखिए हमारा हाफ पीरियड जोन्स जो नाम है उसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। हाफ पीरियड जोन्स मतलब हाफ पीरियड, तो दो जो कंसेक्यूटिव जोन है उसके बीच का जो डिफरेंस फेज है वो t/2 पीरियड, ये टाइम पीरियड का हाफ, इसीलिए हो गया हाफ पीरियड जोन्स, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स ले रहे हैं, जो पहला सर्किल है इसके बीच में कितना का फेज डिफरेंस हुआ, पाई या t/2, इसलिए कहलाया फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। ये हाफ पीरियड का हाफ का फेज डिफरेंस है, और ये फर्स्ट पहला वाला है, इसलिए फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्किल ऑफ रेडियस OM1 इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। वही हमने लिखा एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्किल ऑफ R इक्वल टू OM1 के सर्किल का जो एरिया है, सर्किल है, इस रेडियस से जो सर्किल बना है, पहला सर्किल जो है, इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स, HPZ हाफ पीरियड जोन्स। इसी तरह से सेकेंड हाफ पीरियड जोन्स कौन होगा, सेकेंड हाफ पीरियड जोन्स कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सेकेंड सर्किल नहीं है। सेकेंड हाफ पीरियड जोन्स इस दोनों सर्किल के बीच का एनुलर पार्ट है, पहला सर्किल और सेकेंड सर्किल के बीच का जो एनुलर पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेकेंड हाफ पीरियड जोन्स, उसको भी हम लिख लेते हैं। सिमिलरली क्या कहा हमने, सिमिलरली एनुलर जोन बिटवीन सर्किल ऑफ रेडियस R1 एंड R2 इज कॉल्ड सेकेंड हाफ पीरियड जोन्स। पहला सर्किल जो था हमारा ये वाला था R1, और सेकेंड सर्किल R2 वाला ये है, तो इन दोनों के बीच के ये जोन है, ये सेकेंड हाफ पीरियड जोन्स हो गया। सिमिलरली थर्ड हाफ पीरियड जोन्स, फोर्थ एंड सो ऑन कर लेंगे। अब हम हाफ पीरियड जोन्स का रेडियस निकालना चाहते हैं, तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स का रेडियस निकालना तो आसान है, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, ये आपने P पॉइंट लिया है, ये आपका O है, ये M1 है, और ये आपको पता है इस पॉइंट पे आपने ये लैम्डा कितना है, B प्लस λ/2, ये B है, और आपको R निकालना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स। ये हमारा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का रेडियस हो गया। इस ट्रेंगल में देखिए, ये ट्रेंगल है आपका, राइट एंगल ट्रेंगल है, हाइपोटेनस B प्लस λ/2 है, बेस आपका B है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दीजिए, तो जो λ/2 का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि λ/2 अपने आप में छोटा नंबर है, ठीक है, तो λ/2 का होल स्क्वायर λ²/4 होगा, वो और छोटा हो जाएगा, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास जो टर्म आएगा, तो ये हमारे पास R1 आ गया, रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स। ये हमारा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स मतलब जो पहला सर्किल है उसका रेडियस हो गया। अब जो सेकंड सर्किल का रेडियस निकालना चाहते हैं हम, मतलब OM2, ये पॉइंट अगर हम OM2 माने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप निकाल के देखिएगा तो ये आपका आएगा हाइपोटेनस B प्लस 2 λ/2, ये हो गया बेस, ये आपका परपेंडिकुलर। सेम फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो आप ट्राई करिएगा, OM2 जो आने वाला है, OM2 इज इक्वल टू R2, वो आएगा √2B लैम्डा, एंड इसी तरह से बाकी के आगे वाले भी आएंगे। ये हमारे पास डिफरेंट जो सर्कल्स आ रहे हैं उसके रेडियस आ रहे हैं। R1 आपका हाफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का रेडियस है, लेकिन बाकी सर्कल्स के रेडियस हैं। और हमारा जो नेक्स्ट था सेकेंड हाफ पीरियड जोन से थर्ड हाफ पीरियड जोन से, वो एनुलर जोन है, तो हमें ध्यान रखना है इस बात का। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, हर एक हाफ पीरियड जोन्स का एरिया निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स का एरिया निकालेंगे तो आसान है, आपके पास फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का रेडियस दिया है, तो πr² कर दीजिए, तो क्या जाएगा πB लैम्डा। सेकेंड का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड सर्किल का रेडियस निकालिएगा, उसमें सेकेंड सर्किल का एरिया निकालिएगा, उसमें फर्स्ट सर्किल का एरिया घटाइएगा, तो आपका सेकेंड हाफ पीरियड जोन्स। जैसे थर्ड का निकालना होगा तो थर्ड सर्किल का एरिया निकालना है, और सेकेंड सर्किल का एरिया उसमें घटाएंगे तो आपका थर्ड हाफ पीरियड जोन्स आएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसको, ये हमने
एक जनरल केस निकाल लिया nth हाफ पीरियड जोन्स के लिए, nth हाफ पीरियड जोन्स का एरिया निकाल लिया हमने, तो nth का क्या होगा, n सर्किल और n-1 सर्किल का एरिया आपस में घटाते हैं तो हमारे पास nth हाफ पीरियड जोन्स आ जाएगा। पाई Rn स्क्वायर, Rn आपके पास है, Rn-1 है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो पाई भी लैम्डा है। देखिए पर्टिकुलर थिंग यहाँ पे क्या है कि ये n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, n का वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, आपका पाई भी लैम्डा ही आना है एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स। मतलब सारे हाफ पीरियड जोन्स का जो एरिया होगा वो सेम होगा, ऑल हाफ पीरियड जोन्स हैव द सेम एरिया। ये पॉइंट नोट कर, ये हमारा हाफ पीरियड जोन्स का कंस्ट्रक्शन हो गया और हमने उसका डिफरेंट हाफ पीरियड जोन्स का एरिया निकाल के दिखाया कि सारे हाफ पीरियड जोन्स का एरिया कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट कितना होगा, पाई बी लैम्डा। बी आपका वेवफ्रंट का पी पॉइंट से डिस्टेंस है, लैम्डा वेवलेंथ है, पाई आपका पाई, ठीक है। पाई भी कांस्टेंट है, वैसे 3.14 या 22 ऐसे में जो भी लीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे डिस्कस कि इस हाफ पीरियड जोन्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम दिखाएंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए रेक्टिलिनियर पाथ और स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हाफ पीरियड जोन्स की मदद से डील करने के लिए हमने हाफ पीरियड जोन्स कंसिडर कर लिया। ये पॉइंट P था, ये पॉइंट O था, ये MN है और M1 M2 M3 ये सारे हैं। फर्स्ट लाइन आपका OP है B, फिर B प्लस लैम्डा बाई 2, B प्लस 2 लैम्डा बाई 2 एंड सो B प्लस एन लैम्डा बाई 2 लास्ट MN लाइन हो गया। अब ये जो एंगल बना रहा है थीटा, nth लाइन nth हाफ पीरियड जोन्स बना रहा है वो थीटा n हो गया। जो n-1 आएगा वो थीटा n-1 हो जाएगा। जो फर्स्ट लाइन बना रहा है वो आपका थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, इसी तरह से ये आपका ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ nth हाफ पीरियड जोन्स हो गया थीटा n। तो उसको हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास अभी तक नोन है, फ्रेंड्स ने क्या करें, ठीक है। हमने देख लिया था कि एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स पाई बी लैम्डा है, ऑब्लिक्विटी फैक्टर आपका 1 प्लस कॉस थीटा n है, जहाँ थीटा n आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ nth हाफ पीरियड जोन्स है। n का वैल्यू 1 होगा तो फर्स्ट एंगल ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स होगा, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स। सिमिलरली सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए आएगा। अब हमको एक और चीज़ यहाँ पे निकालना है, एवरेज डिस्टेंस। देखिए कोई भी आपका एनुलर जोन है, मतलब हाफ पीरियड जोन से इसे nth का लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, तो इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, बीच में भी है। तो अगर हम एक एवरेज डिस्टेंस निकालें इस पॉइंट और इस पॉइंट को यूज़ करके, तो हम कह सकते हैं कि हाफ पीरियड जोन्स का एवरेज डिस्टेंस ये है। तो क्या होगा, यहाँ का डिस्टेंस प्लस यहाँ से डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, तो हमारा एवरेज डिस्टेंस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन्स फ्रॉम पॉइंट P हो जाएगा। तो उसको हम निकाल लेते हैं, उसका यूज़ करना होगा आगे हमको। तो ये हमने हाफ पीरियड जोन्स से एवरेज डिस्टेंस nth हाफ पीरियड जोन्स पॉइंट P के बीच के एवरेज डिस्टेंस निकाला है। तो क्या क्या, जो nth हाफ पीरियड जोन्स nth सर्कल से जो हमारा डिस्टेंस था और जो n-1 सर्कल से डिस्टेंस था P पॉइंट का, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। सॉल्व कर लीजिए, b 2 भी होगा, नीचे से 2 कट जाएगा, सिर्फ b बचेगा। n लैम्डा बाई 2 है, n-1 लैम्डा बाई 2 है, तो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 यहाँ रह के ये नीचे से 2 आया तो 4, ये आपका आ जाएगा b प्लस 2n-1 लैम्डा बाई 4। अब यहाँ देखिए जैसे n का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, n मतलब नंबर ऑफ पीरियड जोन्स में, n का वैल्यू 1 है तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स की बात कर रहे हैं, 2 है तो सेकंड की बात कर रहे हैं, 3 है तो थर्ड की बात कर रहे हैं। तो जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा आपका dn का वैल्यू इंक्रीज करेगा। जो dn आपका एवरेज डिस्टेंस है, तो वही यहाँ पे हमने लिखा है कि एवरेज डिस्टेंस dn कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू फ्रेनेल, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू 1 हाफ पीरियड जोन एट पॉइंट P डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग मैनर। एक हाफ पीरियड जोन्स की वजह से जो रिजल्टेंट हो रहा है किसी पॉइंट P पे, वो किन किन बात पे डिपेंड करेगा, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारा एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, ऑब्लिक्विटी फैक्टर एंड एवरेज डिस्टेंस। किस तरह से डिपेंड करेगा, सो देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, प्रोपोर्शनल टू ऑब्लिक्विटी फैक्टर एंड प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एवरेज डिस्टेंस ऑफ द जोन प्लेट फ्रॉम पॉइंट P। हमने तीनों फैक्टर्स निकाल रखे हैं। एरिया ऑफ पीरियड हाफ पीरियड जोन्स हमारे पास है, ऑब्लिक्विटी फैक्टर भी डिफाइंड है, फ्रेंड्स ने डिफाइन किया, और एवरेज डिस्टेंस भी हमने निकाला।
तो अगर हम एक हाफ पीरियड जोन्स किसी एक हाफ पीरियड जोन्स की बात कर लें, मान लीजिए हमने nth हाफ पीरियड जोन्स का रिजल्टेंट हमें पॉइंट पी पे देखना है, तो किस पे डिपेंड करेगा, nth हाफ पीरियड जोन्स का एरिया क्या हो जाएगा, पाई बी लैम्डा, ऑब्जेक्टिव फैक्टर हो गया 1 + cos थीटा n, एवरेज डिस्टेंस हमारे पास dn आया है nth का, तो उसको हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू nth हाफ पीरियड जोन्स इज rn इज इक्वल टू पाई बी लैम्डा इंटू 1 + cos थीटा n ब्रैकेट में बंद होगा बाय dn। अब इसको एनालाइज कीजिए, जब थीटा आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, थीटा क्या था, थीटा डिफरेंट हाफ पीरियड जोन से एंगल है, ये आपका एंगल था थीटा, यहाँ से तो जैसे आप फर्स्ट हाफ पीरियड से सेकंड में जा रहे हैं, इधर आगे जा रहे हैं, थीटा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और देयरफॉर जो रिजल्टेंट Rn है वो भी डिक्रीज करेगा। Dn का भी हम देख चुके हैं कि Dn जब आपका जैसे n हायर हाफ पीरियड जोन्स की और जब बढ़ रहे हैं तो हमारा Dn इंक्रीज करता है, ठीक है, तो Dn अगर इंक्रीज करेगा तो भी आपका Rn डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हाफ पीरियड जोन्स, जो हायर ऑर्डर का हाफ पीरियड जोन्स है, उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होगा, कम इन कंपैरिजन विद द लोअर हाफ पीरियड जोन्स। मतलब जो R1 का की वजह से फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स की वजह से कम रिजल्टेंट आ रहा है, दैट शुड बी मैक्सिमम, उससे छोटा R2 की वजह से होगा, उसके से छोटा R3 की वजह से कंट्रीब्यूशन होगा, एंड सो ऑन Rn से सबसे कम होगा। मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन इज मैक्सिमम। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन इज मैक्सिमम, और जैसे हायर की ओर जाएंगे तो हमारा उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। अब देखिए पाथ डिफरेंस जो दो कंसेक्यूटिव जोन का है वो λ/2 का है, मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का, और पाई का फेज डिफरेंस होने का मतलब हुआ कि जो अल्टरनेटिंग एम्पलीट्यूड्स हैं वो प्लस माइनस होंगे, एम्पलीट्यूड इज अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब पहला का अगर पॉजिटिव है तो उसके बाद हाँ पाई का फेज डिफरेंस दूसरा नेगेटिव होगा, फिर पाई का फेज डिफरेंस तीसरा पॉजिटिव होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूरे वेव फ्रंट की वजह से निकालना चाहते हैं, अभी हमने एक वेव फ्रंट की वजह से निकाला, सॉरी एक हाफ पीरियड जोन्स की वजह से निकाला, अगर हम सारे हाफ पीरियड जोन्स मतलब पूरे वेव फ्रंट में जितने भी हाफ पीरियड जोन्स हैं सबका कंट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, अकॉर्डिंगली हम तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी ड्यू टू इंटायर वेव फ्रंट, दैट इज ड्यू टू ऑल हाफ पीरियड जोन्स क्या होगा, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो R1 - R2 + R3 एंड सो ऑन, इस तरीके से होगा। और एक पॉइंट हम यहाँ और समझ लें कि हमारा R जो है, R का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स की वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, उसके बाद एम्पलीट्यूड घटते जा रहा है, ठीक है, और अल्टरनेटली अपोजिट है एम्पलीट्यूड, एक का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए इस ग्राफ में हम दिखा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट एम्पलीट्यूड का कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है पीपी वो मैक्सिमम है और इस डायरेक्शन में, सेकेंड वाला उससे थोड़ा कम है और अपोजिट डायरेक्शन में, थर्ड वाला उससे कम है और अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इससे कम और इससे अपोजिट डायरेक्शन से, इसे फॉलो करेगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि R2 को हम R1 R3 के एवरेज कंसिडर कर सकते हैं, मतलब R2 = R1 + R3/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली R4 को हम R3 और R5 का एवरेज कंसिडर कर सकते हैं, सो ऑन। तो इसी फैक्ट को हम ध्यान रखेंगे। और अभी हमने क्या किया था, R को ऑप्टेन किया था, पूरे कंप्लीट वेव फ्रंट की वजह से ये कंट्रीब्यूशन था पी पॉइंट पे, ठीक है, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R का। अब इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, जो ऑड नंबर्स ऑफ R हैं, R1 R3 R5
उसको हम लिख सकते हैं R1 को लिख सकते हैं R1/2 प्लस R1/2। R2 को हमने छोड़ दिया। R3 को लिख सकते हैं R3/2 प्लस R3/2 एंड सो ऑन। जो ऑड नंबर्स हैं उसको हमने 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांट दिया। उसी तरह से हम n का नंबर हमने इवन लिया, n इवन लिया है तो ये इसको छोड़ देंगे ऑड वाले को, फिर Rn-1/2 प्लस Rn-1/2 कर दिए। अब हमने क्या करना है कि अब हम कम्बिनेशन ले लिए 3 का, फर्स्ट को छोड़ के 3 का कम्बिनेशन ले लीजिए, फिर 3 का कम्बिनेशन ले लीजिए, सो ऑन। ऐसे ही 3 का कम्बिनेशन हम लेते जाएंगे लास्ट का छोड़ के। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इस डायग्राम से हम R2 को R1 और R3 का एवरेज ले सकते हैं, मतलब R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R3/2 है। और यहाँ देखिए क्या है, ये R2 हो गया R1 प्लस R3/2 और यहाँ भी आ रहा है R1/2, मैंने R1 प्लस R3/2। तो R1 प्लस R3/2 माइनस R1 प्लस R3/2 0 हो जाएगा, क्योंकि हम ले सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं। सो वी कैन कंसीडर R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R3/2 एंड सो ऑन। सब के लिए, R2 के लिए है तो R4, 6, R सब के लिए है। तो उसी को हम यहाँ यूज़ कर लें तो हमारे पास ये टर्म ब्रैकेट वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, और n इवन लेके चल रही है, केस हमारा n इवन का है। n अगर ऑड होगा थोड़ा सा चेंज करेगा, इवन है तो इवन वाला हमारा बचा, ऑड है तो ऑड वाला बचेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली ऑड के अकॉर्डिंगली हमारा आएगा। अब हमारे पास क्या बचा, R1/2 प्लस Rn-1/2 माइनस Rn, ये हमारे पास रिजल्टेंट बचा n इवन के केस में। अब हम मानते हैं कि n का नंबर काफ़ी लार्ज है तो n और n-1 में को हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा n का नंबर हाई होते जा रहा है, r का कंट्रीब्यूशन घटते जा रहा है, तो nth का कंट्रीब्यूशन हो या n-1 कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू R1/2 माइनस Rn/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जब n इवन है। ये हमारा केस आ गया when in case of when n is even, when n is even। सिमिलरली जब n ऑड है तो क्या हमारे पास आता, फॉर n इज ऑड r क्या हो जाएगा हमारे पास, R1/2। सेम करेंगे हम, R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2। सिर्फ लास्ट वाला टर्म जो हमारा है वो ऑड को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं, तो R1 इवन को बांट रहे हैं 2 पार्ट, सॉरी इवन को हम बांट रहे हैं 2 पार्ट में, तो इवन हमारा ऑड है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ऑड वाले को हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। तुम्हारा अगर ये ऑड है तो इसका भी हाफ बचेगा, यहाँ इवन था तो इवन वाला Rn बचा था, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब ये ब्रैकेट वाले टर्म सारे खत्म हो जाएंगे तो बचना क्या है, हमें बचना है रिजल्टेंट हमारा 4 लिख देते हैं, n इज इवन। तो r बचना है R1/2 प्लस Rn/2। तो ये हमारा आ गया जब नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स इवन हो, व्हेन n इज इवन। ठीक, तो रिजल्टेंट हमने निकाल लिया जब n ऑड, सॉरी इवन हमें लिख रहा हूँ, कैसे गलती से इवन नहीं होगा ना, ऑड होगा। ये इवन का तो हम केस आगे कर ही चुके हैं, ऑड होगा, ये ऑड होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑड और इवन का कंट्रीब्यूशन आ गया। हमने दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख लिया, r इक्वल टू R1/2 प्लस माइनस Rn/2। पॉजिटिव साइन हमारा तब आ रहा है जब n हमारा ऑड होगा, नेगेटिव साइन तब आएगा जब हमारा n इवन होगा। अगर n बहुत बड़ा है, n का नंबर जो है काफ़ी लार्ज ले रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीरियड जोन्स, तो n का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम हो, जितना n लार्ज लेंगे उतना उसका वैल्यू कम होते जाएगा। तो अगर Rn को हम बहुत लार्ज, n को अगर बहुत लार्ज कर दें तो Rn बहुत स्मॉल हो जाएगा हमारा, तो हम इसको इसके कंपैरिजन में इसका मैक्सिमम है नेगलेक्ट कर सकते हैं।
जब n हमारा काफ़ी लार्ज होगा तो Rn काफ़ी स्मॉल होगा, तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं R1 के कंपेरिजन में। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा कंप्लीट वेव फ्रंट की वजह से पॉइंट P पे जो रिजल्टेंट वेव आ रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वेव है, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना आएगा, जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स की वजह से कंट्रीब्यूशन था उसका हाफ हो जाएगा। So the resultant amplitude due to whole wave front is half of the resultant amplitude of the first half period zones। और एम्पलीट्यूड ऐसा है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इज स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू हो जाएगा I1/4। कैसे, इसको स्क्वायर कर दीजिए, R स्क्वायर इक्वल टू R1²/4 आ जाएगा, और R स्क्वायर मतलब I हो गया, रिजल्टेंट I हो गया, और R1 स्क्वायर मतलब फर्स्ट का इंटेंसिटी हो गया, तो I1/4 आ गया। तो जो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज ड्यू टू इंटायर वेव फ्रंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स। ये आपका है इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटायर वेव फ्रंट, इंटायर वेव फ्रंट में तो ऑल हाफ पीरियड जोन्स हो गया, और ये क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये सारे P पॉइंट पे ले रहे हैं, P पॉइंट पे ये सब इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स, मतलब जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स का 1/4 होगा। अब हमारा टारगेट क्या था, हमें निकालना है लाइट रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन कर रहा है, मतलब लाइट सीधी रेखा में गमन करता है। तो देखिए अब हमारे पास जो फिगर था, फिगर ऐसे था, ये हाफ पीरियड जोन्स है डिफरेंट, यहाँ से हमने ले रखा है, ये डिफरेंट हाफ पीरियड जोन से हमारे पास लाइन आ रहा है। अब अगर हम इस पॉइंट को आगे खिसकाते हैं, यहाँ था, हमने क्या किया कि आगे नहीं खिसकाते, सॉरी, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रख देते हैं, इसके आगे एक ऑब्स्टेकल रख देंगे, तो जो हाफ पीरियड जोन इस ऑब्स्टेकल के रेंज के अंदर आएगा वहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो एक्सपोज्ड हाफ पीरियड जोन से उसका कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन हमने क्या देखा है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से हो रहा है। तो अगर हम इस ऑब्स्टेकल को ऐसा रखें कि शुरू के स्टार्टिंग के कुछ हाफ पीरियड जोन्स एकदम ब्लॉक्ड हो जाए, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन अदर्स की वजह से होगा जो अनएक्सपोज्ड हाफ पीरियड जोन्स हैं। लेकिन वो जो अदर्स अनएक्सपोज्ड हाफ पीरियड जोन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, तो मतलब यहाँ पे हमको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर हटा दें इसको तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मतलब लाइट सीधी रेखा में गमन कर रहा है। क्या किया हमने, ऑब्स्ट्रक्ट किया है, इसी की वजह से कंट्रीब्यूशन है, इसको हमने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो ये रुक गया। इसका मतलब हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो लाइट का प्रोपगेशन है वो स्ट्रेट लाइट प्रोपगेशन है, मतलब रेक्टेलिनियर पाथ में लाइट ट्रेवल करती है। इसी को हम लिख लेते हैं, वही चीज़ को हम लिख रहे हैं, इफ एन ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड एट O, the resultant disturbance at P is equal to the half disturbance due to first exposed zone। मतलब O के पास अपने अगर ऑब्स्टेकल रख दिया तो जो अनएक्सपोज्ड पहला वाला हाफ पीरियड जोन्स होगा उसकी वजह से जो रिजल्टेंट होगा उसका हाफ होगा यहाँ पे। अगर आप इसको इतना आगे ले जाएंगे, कंसिडरेबल नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स ब्लॉक हो जाए तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। वही मैंने अगला लिखा है, if the obstacle at O blocks the considerable number of half period zones, the effect will be negligible and practically no light will be received at point P। In other words, light travel approximately in straight line। इसका मतलब जो रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है की प्रॉपर्टी वो वेरीफाइड हो गई। यही हमारा हाफ पीरियड जोन्स का दोनों पार्ट हो गया।
ठीक है। हाफ पीरियड जोन्स क्या है, उसका एरिया निकालना है, सेम होता है एरिया, और सेकंड था कि हमारा रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना। तो दोनों पार्ट हो गया। अब हम इसका जो सेकेंड पार्ट करेंगे, इस फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन का सेकेंड पार्ट में हम जोन प्लेट करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।